तो मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी है उसमें एक डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, सैडनेस, मन में खुशी नहीं है, मन खुश नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, अच्छी रोने का मन कर रहा है, ये तो डिप्रेशन हुआ। टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान क्या होती है कि आप कोर्स में क्या है कि लोगों की ईगोज जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर अपन देखें तो एलजीबीटी कम्युनिटी की जो सुसाइड में एंजाइटी और डिप्रेशन टॉप पर है। तो 3 सिंपल हैबिट्स आप इंसान को या अपने व्यूअर्स को ऐसी कौन सी बताना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रख पाए, बेटर रख पाए? सर, आप ऐसी चीज़ के डॉक्टर हैं जिसके बारे में सर आज लोगों में काफ़ी मिथ है कि हमें इलाज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ की दवाई अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो वो कितना इजीली हम बंद कर पाएंगे, या बंद होगी भी लाइफ टाइम या नहीं होगी। सर इस फील्ड में आके आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस अभी तक देखने को मिले हैं और क्या आपका अभी तक अनुभव रहा है सर इस चीज़ में? देखिए, नमस्कार। आपका कहना सही है। ये फील्ड शुरू के समय में काफ़ी स्टिग्मा था, इस फील्ड के बारे में लोग बात करने में काफ़ी झिझकते थे, पर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है मनोचिकित्सा के बारे में, मनोरोग के बारे में, तो धीरे धीरे लोगों ने बात करना शुरू किया है। लोग अब तक क्या है कि फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते थे, अपने शरीर की हेल्थ पे, अपने और चीज़ों पे, पर इमोशनल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। उसकी वजह से आदमी अंदर अंदर परेशान होता रहता था, डिप्रेशन में होता था, कई सारे सिम्टम्स चलते रहते थे, पर किसी को कह नहीं पाता था। अब पुराने टाइम में जैसे जॉइंट फैमिलियाँ थी, तो वहाँ अकेले में किसी बड़े इंसान को, अपने पिताजी को या अपने किसी समझदार अपने बड़े भाई को समझा देता था, बता देता था, तो वो उसकी समस्या का एक जो भी उस सेटअप में काउंसलिंग होती थी उसके थ्रू हो जाता था। पर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, लोगों का जीवन एकाकी होता जा रहा है, लोग अकेले होते जा रहे हैं, हर एक से बात करने में लोगों को काफ़ी झिझक रहती है। तो इन सब को देखते हुए मनोचिकित्सा और मनोरोग का फील्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आदमी अपने मन की व्यथा को किसी के साथ शेयर कर सके, उसको सही गाइडेंस और सलाह मिल सके। सर, काफ़ी बार सुनने में ऐसा आता है कि एक बार अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने दवाई स्टार्ट कर दी तो वो बंद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, मेंटल जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या मनोचिकित्सा की प्रॉब्लम है, और कितने समय से चल रही है। अगर प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है तो स्वाभाविक है कि भाई इलाज थोड़ा ढंग से लेना पड़ेगा ताकि बीमारी को अपन अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। तो ये सही नहीं है। नॉर्मली महीना 2 महीने के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें दवाई के अलावा काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर अपन दवा और काउंसलिंग दोनों को करते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें बहुत लंबा लेने की जरूरत नहीं होती है। सर, क्या क्या पैरामीटर्स आप देखते हो किसी पेशेंट्स में कि इसको अभी दवाई देनी चाहिए, काउंसलिंग से ही काम चल जाएगा? तो इसमें क्या है कि भगवान ने सबकी नेचर एक अलग अलग बनाई होती है, और कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम जल्दी होती है, ज़्यादा होती है, या कुछ लोग मन की बातें तुरंत बता देते हैं, कुछ लोग मन में रखते हैं। तो इन सब के हिसाब से तय होता है कि उसको किस तरह का मनोरोग है, कितने लंबे समय से है, तो उसके हिसाब से अपन दवाइयाँ देते हैं। और काउंसलिंग, जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग वो हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी पेशेंट को अगर अपन समझा के, बता के, एक्सप्लेन करके अगर दवाई देते हैं तो वो उसको समझ के ले भी पाता है और उसका असर भी उसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट टाइम में पिछले 10-15 सालों में दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी आने लगी हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनके लगभग साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। तो अगर अपन समझदारी से किसी पेशेंट को समझ के अगर अपन ट्रीटमेंट करें तो उसका इलाज संभव है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, साइकियाट्रिस्ट का मेन काम क्या होता है? क्योंकि काफ़ी लोगों का इस पॉइंट को लेकर, इस पूरे जोन को लेकर काफ़ी मिथ बनी हुई है कि जाएंगे, डरेंगे बहुत। क्योंकि टायर 1 सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गई, वहाँ पे लोग बाग नहीं डरते हैं। सेकंड सिटीज़ आ जाती है, जयपुर जैसे शहर आ जाते हैं, दिल्ली जैसे आ जाते हैं, वहाँ पे भी लोग बागों को इतनी हिचक नहीं होती है। अजमेर जहाँ पे अपन रह रहे हैं वहाँ पे, और अजमेर के आसपास के गाँव में बहुत ये अवेयरनेस की कमी अपन उसको बोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी एक अच्छा इंसान है और आप उससे मन की बात खुल के अपनी बात कर सकते हैं। एक क्योंकि वो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें। पर जब तक आप अपने मन की बात इजी होके ढंग से नहीं बताएंगे तो किसी को भी समझने में दिक्कत आएगी।
तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की इतनी झिझक नहीं है। जैसे अपन आज फिजिकल प्रॉब्लम होती है, अपन फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है। उसी तरह मन में कोई उलझन है, मन में कोई मानसिक रोग है, उसके सिम्टम्स हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, प्रॉब्लम बतानी चाहिए, वो उसको समझ के प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। सर आप 40 इयर्स का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, आप HOD भी हैं अभी तक आपने सर मेंटल हेल्थ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे कॉमन देखी है, जो हर दूसरे आदमी में मिल जाती है? सर देखो, जो मैंने देखा है कि वर्तमान में जो लाइफस्टाइल अपनी तेजी से चेंज हो रही है, स्पेशली 10-15 सालों में जो मोबाइल युग में अपन जब टेक्नोलॉजी युग में आ गए हैं, तो मोबाइल का एक्सेसिव यूज अपन जो फिगर्स हैं कि 6 से 7 घंटे हर आदमी डेली यूज करता है, उससे अपनी नींद में कमी आई है। अपन रेस्ट अपन करना भूल गए हैं, अपन सब लोग अंडर रेस्ट रहते हैं, क्योंकि मोबाइल से दुनिया खुल गई है, बिजनेसेस बढ़ गए हैं, तो सब ओवरवर्कड रहते हैं। तो इन सब का अपने डायरेक्ट मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी है उसमें एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, सैडनेस, मन में खुशी नहीं है, मन में फ्रेशनेस नहीं है, सुबह अपन उठे तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आत्मविश्वास कम हो गया है, नींद में कमी आ गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है। ये मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स देखी हैं जो आम लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये सर ये यूथ में ही है या एक एज ग्रुप के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, ये प्रॉब्लम यूथ में तो सबसे ज़्यादा है ही, पर एज ग्रुप के बाद भी होती है, और वो प्रॉब्लम थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। जैसे आज अपन ओल्ड एज पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें मेमोरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, चीज़ें मिक्सअप, भूलना की प्रॉब्लम, चीज़ें कंफ्यूज करना, मिक्सअप करना, या जैसे कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर है, तो उसमें उसी तरह का उसकी सोच चेंज हो जाती है, वहम बनने लगते हैं, शक वहम बनने लगते हैं, तेजी आने लगती है, या डिप्रेशन में आदमी कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। तो ये अलग अलग बीमारियों के हिसाब से सिम्टम्स आते हैं जिनको समझना एक साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत आसान है, पर जब तक मरीज अपने मन की बात नहीं बताएगा तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि सबसे पहले सामने वाले जो रोगी है, पेशेंट है, उसको कंफर्टेबल फील करे, उसको ये एहसास दिलाए कि भाई हम तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, तुम अपने मन की बात बताओगे तो हम उसको एक पॉजिटिव वे में उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे और तुम में एक एनर्जी भरेंगे हम। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? भाई देखो, पैनिक अटैक जो एक साइकोलॉजिकल अटैक होते हैं जिसमें आदमी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मरने का डर लगता है, और हार्ट अटैक तो एक हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट में बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसमें हार्ट कई बार काम करना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। पैनिक अटैक्स में आदमी को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, आंतें कुलबुलाने लग जाती हैं, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती है, हाथ पैर कंपन करते हैं, ट्रेमर्स होने लग जाते हैं। तो ये पैनिक अटैक्स। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का सर मेन क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैं जितने भी यूथ को देखता हूँ थोड़ी बहुत लड़ाई होते ही वो पैनिक अटैक का नाम ले लेते हैं। मेरा ये सवाल सर इसके रिगार्डिंग था कि पैनिक अटैक आ गया। ये एक्चुअली थोड़ा सा वो एक सिंपल एंग्जाइटी को या किसी वजह से कोई परेशानी हुई है उसको वो पैनिक अटैक दे देते हैं। तो वो पैनिक अटैक नहीं है एक्चुअली, बाय डेफिनेशन पैनिक अटैक जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे प्रॉब्लम इतनी और इतना ज़्यादा आप रिएक्ट करने लग जाओ, तो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो सकती है। पर वो एक सिंपल एंग्जाइटी होती है, उसमें आपको शांत रहने की ज़रूरत है और एक अच्छी समझाइश की ज़रूरत है, वो चीज़ वहीं ठीक हो सकती है। तो इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ को लेकर ज़्यादा अभी तक सीरियस नहीं हो पाए। जितना मैं रिसर्च करी है, जितना मैंने स्टडी करी है आउट ऑफ इंडिया, अगर मैं देखूँ मेंटल हेल्थ को लेकर लोग बाग काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सोचते हैं उस चीज़ को लेकर। इंडिया में सर ये अवेयरनेस अभी तक क्यों नहीं आ पाई है? देखो, ये बात सही है कि अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं और अंदर अंदर तकलीफ पाते रहते हैं, मन उनका उदास है, रोने का मन हो रहा है, अकेले में रो लेते हैं, पर खुल के अपनी बात कह नहीं पाते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली देखा है 10-15 सालों में, पिछले 2-4 सालों में तो बहुत ज़्यादा कि लोग अपने मन की बात कहने लगते हैं। ये ज़रूर है कि भाई हर एक को नहीं कहेंगे, किसी एक दो को कहेंगे, और हमारे पास काफ़ी लोग आने लगे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें एक अलग सुना जाए और हमारी प्रॉब्लम का निदान किया जाए। अवेयरनेस तो बढ़ रही है धीरे धीरे। सर आप आउट ऑफ इंडिया भी रह के आए, आउट ऑफ इंडिया के माहौल के हिसाब से इंडिया के माहौल में अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ें जो अभी इंडिया में आई नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर बहुत बाहर के देशों में क्या है कि साइकेट्रिस्ट जो है उससे बहुत फ्रीली कन्वर्सेशन लोग करते हैं। जैसे आज अपन छोटी प्रॉब्लम के लिए फिजिशियन से कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ लोगों के फैमिली साइकेट्रिस्ट होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं। जैसे सुबह उठे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो वो तुरंत अपने फैमिली काउंसलर से या फैमिली साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं
तो वो उनको कुछ काउंसलिंग करता है और उसके बाद वो थोड़ा अच्छी फीलिंग आ जाती है। तो वहाँ इस चीज़ का कोई स्टिग्मा नहीं है, उनमें ये समझ है कि अगर हमें जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। कि सर ये कहीं ना कहीं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम या मेडिकल सिस्टम की कहीं ना कहीं एक ये अवेयरनेस की हाँ, ये बात सही है, इंडिया में स्टिग्मा बहुत है। अभी भी जो साइकेट्रिस्ट को पुराने लोग तरीके से देखते हैं कि भाई कोई आदमी मेंटल हो गया, पागलपन के दौरे आ रहे हैं, उसको उस तरह से देखा जाता है, जबकि वो एक साइकेट्री में आने वाली बीमारी का 25% है। बाकी 75% एक सिंपल डे टू डे एंग्जाइटी, डे टू डे डिप्रेशन, डे टू डे अपनी सैडनेस, आत्मविश्वास में कमी, एकाग्रता में कमी, मेमोरी में कमी, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो मेंटल बीमारियां हैं, बड़ी मेंटल बीमारियां, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर इलनेस, ये सब चीज़ें अलग हैं और ये रूटीन की प्रॉब्लम्स अलग हैं। पर एक साइकेट्रिस्ट जो है इन सबको कवर करता है, तो जाने में कोई स्टिग्मा की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी दवाइयाँ आने लगी हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग होनी शुरू हुई है। आप जितना अच्छे से बताएंगे उतना जल्दी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। सर एंजाइटी और डिप्रेशन क्या फ़र्क है? कहीं ना कहीं सिमिलर है या बहुत ज़्यादा? दोनों देखिए अलग हैं। हालांकि किसी भी एक पेशेंट में दोनों चीज़ें मिक्स्ड होती हैं। एंजाइटी का मतलब चिंता, फिक्र, मन खुश, मतलब, और उदासी का मतलब मन खुश नहीं है। उदासी का मतलब डिप्रेशन, मन खुश नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, अच्छी रोने का मन कर रहा है, ये तो डिप्रेशन हुआ। एंग्जाइटी में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चिंताएं चल रही हैं, अनावश्यक चिंताएं चल रही हैं। पर ज़्यादातर पेशेंटों में हमने देखा है दोनों मिक्स्ड वे में प्रेजेंट होती हैं। पेशेंट दोनों के सिम्टम्स लेके आता है। सर ये जो प्रॉब्लम्स है ये आज ही के टाइम पे सोशल मीडिया जब से आया है तब से क्यों बढ़ी है? आपके पास देखा होगा आपके जो पेशेंट का फुटफॉल है वो इन जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये जेनजीज का एक अभी कोड चल रहा है कि उनमें ज़्यादा हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने जो सोशल मीडिया का यूज़ किया तो उसके फ़ायदे तो हैं, पर उनके दिमाग में नॉलेज की फ्लडिंग हो गई है और उसकी वजह से उनका जो रेस्ट करने का टाइम है, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब ऑब्वियसली पहले आप 8 घंटे की भर के नींद लेते थे, आज आप 5 घंटे नींद के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप लगातार यूट्यूब देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, जो भी मोबाइल पे बात कर रहे हो। तो आपको जब आप अंडररेस्ट हो जाते हो तो लंबे समय तक अंडररेस्ट इन सब बीमारियों को क्रिएट करता है। सर स्टूडेंट हो गए और जो बिजी शेड्यूल वाले प्रोफेशनल की जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ को सही बैलेंस रखने के लिए क्या ऐसी कोई आप उनको एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ऐसे ठीक रख सकते हैं? तो इसका बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि आपके जैसे नींद का टाइम, रेस्ट करने का टाइम, एक जो पुराने समय में था कि अपन जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक, जो भगवान ने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है, सोने का टाइम फिक्स है, जगने का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, तो अगर अपन उसको फॉलो करेंगे, नेचर के करीब आएंगे, क्योंकि सुबह के समय क्या है कि 6, साढ़े 6, 7 बजे अपनी ब्रेन में कॉर्टिसोल नाम के एक्टिवनेस के हार्मोन आने शुरू हो जाते हैं, जो ब्रेन को एक्टिव करके कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं। दिन में आप टाइम पे अगर नाश्ता करेंगे, टाइम पे खाना लेंगे, टाइम पे रेस्ट करेंगे, रात में जैसे 10-11 बजे जब मेलाटोनिन हार्मोन नींद के आने शुरू होते हैं तो आप उनकी वजह से सोने की कोशिश करेंगे। तो जब बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। पर होता क्या है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अपने पास समय इतना होता ही नहीं है कि अपन इन सबको टाइम पे कर पाएँ और उसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे 3 सिंपल हैबिट्स आप इंसान को या अपने व्यूअर्स को ऐसी कौन सी बताना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रख पाए, बेटर रख पाए? सर देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बैलेंस करने का एक 8-8-8 का फार्मूला है। तो उसमें जैसे 8 घंटे अपन एक नॉर्मल मानते हैं कि भाई वर्किंग टाइम अपना लगभग 7 से 8 घंटे होना चाहिए, सोने का टाइम भी एक 7 से 8 घंटे या रिलैक्सेशन का टाइम होना चाहिए, और रिमेनिंग 7 से 8 घंटे में आपका सोशलाइजेशन, आपका पर्सनल वर्क है, आपकी और चीज़ें भी हैं, वो सब होना चाहिए। तो जितना इंसान एक ये बैलेंस मेंटेन करेगा उतना उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सारी हेल्थ भी सब बिल्कुल सही रहेंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर मैंने एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं अभी हाल ही के दिनों में, उसमें सर एक बात बताई गई थी, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपसे सर उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बात थी कि जो लोग ज़्यादा रोते हैं वो ज़्यादा डीपली लाइफ को महसूस कर पाते हैं और ज़्यादा जी पाते हैं, और जो लोग कम रोते हैं, रोते ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं, अपन सभी लोग सेंसिटिव हैं,
रोने का मतलब आप अपनी इमोशंस को या अपनी भावनाओं को या अपनी परेशानियों को निकाल के थोड़ा हल्का फील कर रहे हो। तो जो इंसान दिमाग में उनको भरने की जगह निकाल देता है, या तो किसी से कह के निकाल दे, या रो के निकाल दे, या किसी तरह से उसको कैथारसिस जैसे अपन कहते हैं कि भाई दिमाग से निकाल दे, तो वो उतना हल्का हो जाता है, उतना बेटर फील करता है। अब देखो घर में जैसे किसी की नियर एंड डियर की डेथ होती है, तो पहले रोने का काफ़ी अच्छा रिवाज था कि भाई रो के अपनी फीलिंग्स आपने निकाल दी, आपको हल्कीपन आ गया। और जो लोग रोते नहीं हैं, दिमाग में बातें रखते हैं लगातार, तो होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उदासी बढ़ जाती है, काम में मन नहीं लगता, एक क्लियर कट कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आत्महत्या के विचार आने लग जाते हैं। तो अपन भावनाओं को जितना चैनलाइज करके निकाल पाएँ, चाहे वो रो के निकालें, किसी को कह के निकालें, किसी को समझ के निकालें, वो उतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये भगवान ने दिमाग अपना इस तरह से बनाया कि चीज़ों को चैनलाइज करके हल्का करते रहो। कुछ लोग क्या एक नहीं कर पाते, तो वो सपने के रूप में निकलती है। सपनों में भी जब आदमी को सपने आते हैं तो उसके बाद हल्कापन फील होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स तरीके से ब्रेन में दबी हुई है। नींदों में एक आदमी जब सपनों में रहता है तो वो अपनी भावनाएं निकल जाती हैं, तो वो सुबह उठ के थोड़ा बेटर फ्रेश फील करता है। तभी शायद लोग बाग रात को नींदों में बोलते हैं ऐसा कुछ। हाँ, नींदों में बोलते हैं, इसका मतलब भावनाएं उनके मन में इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं कि वो नींदों में निकल रही हैं। अब वो अगर इंसान थोड़ा समझदारी से किसी को कह के निकाल दे, अच्छी काउंसलिंग ले ले, तो वो वैसे ही हल्कापन फील करेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपनी भावनाएं, उनको टाइम पे निकालते रहें। रोने के फायदे क्या क्या होते हैं सर वैसे? भाई रोने के फायदे कई सारे हैं। रोने से, पर रोने में ही क्या है कि हालांकि पब्लिकली रोना अच्छी बात नहीं है। आप अकेले में रोए या अपने किसी अच्छे सहारे वाले अकेले में रोने वाले को वीक कहा जाता है ना? नहीं, देखो वीकनेस तो नहीं है, एक आप लिमिटेड वे में अपनी भावनाएं निकाल के उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, एक हेल्दी उसकी निशानी है। और किसी वजह से हर इंसान को रोना आता है, थोड़ा बहुत रोने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये माना जाता है अपनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कि कोई इंसान रो नहीं सकता पब्लिकली या पर्सनल लाइफ में, वो वीक हो गया है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप समझदारी से थोड़ा बहुत भी अगर अपने को हल्का करने के लिए आंसू भी आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के आप पास गए, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। इन विमेन को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, मेंस को वहाँ पे नहीं दिया जाता कि तू आदमी है, तेरे को स्ट्रगल करना है, तेरे को भागना है, सुबह उठना है, पैसा कमा के लाना है घर में, तभी तेरी इज्जत होगी, ये सारी बातें सर। तो आप इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, भगवान ने दोनों के रोल काफ़ी अलग अलग बनाए हैं, और ट्रेडिशनल तरीके से फीमेल का काम घर को पूरा मैनेज करना, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। अब देखिए, सुबह से शाम तक वो उसके काम ख़त्म नहीं होते हैं कभी भी फीमेल के, तो वो सब उनका मैनेजमेंट का काम है। इंसान का, आदमी का काम बाहर जाके भाई नौकरी करना, पैसे कमाना, अर्न करना, बाहर के कामों को सुलटाना। तो ये जितना बैलेंस वे में अगर दोनों में हार्मोनी बनी रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है। पर चूँकि टाइम चेंज हो रहा है, फीमेल भी काफ़ी जॉब में आने लगी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, कई तरह के डॉक्टर्स और बहुत सारे जॉब करती हैं, तो लोड तो उन पे पड़ता है। मेरा ये मानना है कि इन सब का लोड फीमेल पे ज़्यादा पड़ता है, लेडीज़ पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को पूरा देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, फिर अगर बच्चे हैं तो उनको भी संभालना पड़ता है, तो ओवरऑल उनकी जो लोड है। पर अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, दोनों एक दूसरे के कामों को समझते हैं और उसमें काम एक दूसरे के करने में कोई झिझक नहीं रखते हैं। तो ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है। सर अब रिलेशनशिप, इमोशनल पेन, इनके बारे में सर आपका क्या कहना है कि मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान क्या होती है? कि आपके पास काफ़ी पेशेंट आते होंगे ऐसे कि भाई रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हो रही है वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है उसके कारण हो रही है, ओवर पॉजिटिवनेस। हाँ, टॉक्सिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक इंसान में, दोनों लोगों में या इन लोगों में नेगेटिविटी अगर बनी हुई है, किसी एक इंसान में नेगेटिविटी बनी हुई है, तो वो एक रिलेशन को धीरे धीरे हेल्दी की बजाय टॉक्सिक बना देती है, और उसमें फिर आदमी की भावनाओं पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। आज दुनिया विश्वास पे चलती है, अपन सब एक दूसरे के विश्वास पे कायम है। अगर अपन नेगेटिव बात करेंगे या अपन विश्वास को कायम नहीं रख पाएंगे या बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार किसी का विश्वास तोड़ेंगे, तो वो एक अच्छा रिलेशन धीरे धीरे एक टॉक्सिक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
सर ओवर पॉजिटिवनेस जो होती है वो भी टॉक्सिसिटी में ही आती है या? हाँ, ओवर पॉजिटिवनेस का मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी जो काम आपको खुद करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, वो आप हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग में बार बार पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं, वो भी गलत है। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, और जैसे मैंने कहा कि हर आदमी की पर्सनैलिटी में सारे ट्रेट्स होते हैं, जैसे थोड़ा अपन शक वहम भी करते हैं, थोड़ा खुश भी रहते हैं, थोड़ा एंशियस भी रहते हैं, थोड़ा दुखी भी रहते हैं, पर ये एक लिमिट होती है। वो जब लिमिट बढ़ने लगती है तो फिर वो रिलेशन जो है खराब हो जाता है, या अपन मानसिक स्वास्थ्य खोने लगते हैं। क्या ओवर अटैचमेंट भी टॉक्सिसिटी या फिर इन सब का कारण ओवर बनता है? अटैचमेंट वही, जैसे कि ओवर डिपेंडेंसी हो गई, आप छोटे छोटे कामों के लिए खुद करने की बजाय दूसरे की तरफ देख रहे हो, वो ठीक नहीं है। और उसमें जिसकी तरफ देख रहे हो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये एहसास कराएं कि भाई ये काम तुम्हें करना है, और तुम समझो इस बात को और तुम करो इस चीज़ को। सर टॉक्सिक रिलेशनशिप जो चल रहा होता है, एक पार्टनर को कैसे समझ में आता है कि अब मुझे यहाँ से क्विट करना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे रीबाउंड करना चाहिए, या फिर यहाँ पे मुझे कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि ये हेल्दी कन्वर्सेशन की तरफ जाए? देखो, ये इसका बेस्ट तरीका है कि आप किसी अच्छे काउंसलर की हेल्प लो। वो जब आपकी बात सुनेगा और उसको तुरंत पता लग जाएगा कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हेल्दी की जगह अनहेल्दी या टॉक्सिक होता जा रहा है। क्योंकि दो जब रिलेशन होते हैं, इंसान नहीं समझ पाता, पर एक अच्छा काउंसलर उनको समझ लेता है, और वो या तो गाइड करेगा कि भाई अपना बिहेवियर चेंज करो, या उस रिलेशन को अगर आप नहीं चेंज कर पाते तो उसको खत्म करो। तकलीफ पाने की जगह लगातार अपन परेशान चल रहे हैं और रिलेशन को और टॉक्सिक बनाए जा रहे हैं, उसकी जगह कि आप उसको अलग करके उसको फ्री हो जाओ, वो एक सही तरीका है। क्या यही सारी चीज़ें जाके आगे समाज का प्रेशर को देखते हुए फिर डिवोर्स के केसेस इसी के कारण तो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये भी एक कारण है। डिवोर्स में क्या है कि लोगों की ईगोज जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ में, जब हम लोग भी कई बार फैमिली काउंसलिंग करते हैं, कपल काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बात बहुत छोटी सी है, पर उसने अपने ईगो पे इतना ज़्यादा ले लिया होता है कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है। और एक देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या किसी फ्रेंडशिप का रिलेशन है, ये सब एक डेडिकेशन पे, समर्पण पे और एक अपनेपन पे चलता है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को में ये चीज़ें नहीं रखेंगे तो वो रिलेशन नहीं चल पाता है। तो आज की दुनिया में इसकी कमी होती जा रही है, तो लोगों में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रही है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि डाइवोर्स रेट अगर इसको ढंग से मैनेज करना है तो एक प्री मैरिटल काउंसलिंग जो वर्ड होता है, आप जिसके साथ शादी कर रहे हैं, जिसके साथ आप पूरी लाइफ बिताने का डिसीजन ले रहे हैं, उनके साथ कुछ समय बिताइए, 2-4 बार सिटिंग करिए, सब तरह की बातें करिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई सामने वाला इंसान जिसके साथ मैं पूरी लाइफ लॉन्ग बिताने वाला हूँ वो किस तरह की नेचर का है। कई बार ऐसा देखा गया है कि भगवान ने नेचर अलग अलग बनाई होती है, एक उसको अपन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हैं। तो अगर रिलेशन ही मतलब नेचर ही बहुत अगर खराब है या डिफरेंट है तो मेरे ख्याल से वो रिलेशन नहीं चल पाते हैं। सर डू यू थिंक जितना हर्ट फिजिकल पेन करता है उतना ही हर्ट इमोशनल पेन भी करता है? सर इमोशनल पेन तो ज़्यादा हर्ट करता है और आदमी कई बार अंदर अंदर घुटता रहता है, और मैंने देखा है कि यहाँ लोग परसों तक उठते रहते हैं और अपना एक जैसे पूरा उनका सिस्टम जिसमें पूरी फिजिकल हेल्थ भी इन्वॉल्व है, एक जैसे साइकोसोमेटिक इलनेसेस होती हैं, जैसे किसी को इमोशनल प्रेशर ट्रॉमा होता है तो उसमें हमने देखा है कि पेप्टिक अल्सर बन गया, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया, स्किन में एक्जिमा होने लगा, और सारी इरिटेशन, बाउल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, यानी बाउल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने दिमाग की इमोशंस और परेशानियों से डेवलप होती हैं और पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो इमोशनल पेन मेरे ख्याल से ज़्यादा पेनफुल है, ज़्यादा नुकसान वाला है फिजिकल उसकी जगह। इमोशनल पेन को कम करने के लिए क्या ऐसे इंसान को करना चाहिए? रोल या इंसान अपनी बात शेयर कर ली उसके बाद अच्छी काउंसलिंग एक ऐसा वर्ड है जहां आप अपने मन की बात जब किसी को एक्सपर्ट को कहते हैं और वो इस इंटेंशन से कि भाई इनको ठीक करना है मुझे, तो वो इंटरेस्ट लेके आपको जब समझाइश करता है तो आप अपने व्यवहार में जो बदलाव करते हैं वो सब चीज़ें काउंसलिंग में कवर होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कुछ एक लिमिट तक अपने को दवाई का भी यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, दवाइयाँ आजकल बहुत, मेडिसिन बहुत अच्छी आने लगी हैं, साइड इफ़ेक्ट लगभग बहुत कम होते हैं, तो कुछ एक लिमिटेड टाइम तक दवाई भी यूज़ करें और काउंसलिंग भी करें, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे।
सर एट व्हाट टाइम जब हमें रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब हमें फिजिशियन के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को लेकर? देखिए, नॉर्मल आदमी का इंसान सुबह से शाम तक कई तरह की फीलिंग्स रखता है। आज अपन सुबह उठते हैं तो कई बार गुस्सा भी होते हैं, कई बार एंशियस भी होते हैं, कई बार डिप्रेस भी होते हैं। नॉर्मल आदमी का दिमाग इन सबको झेल लेता है। पर जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरा दिमाग झेल नहीं पा रहा है, मुझे परेशानी बढ़ती जा रही है, तो उसको बिना फिर देर किए अच्छे काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम बढ़ के ब्रेन को अफेक्ट नहीं करे। उससे पहले अपन उसका इलाज करा लें। सर डू यू थिंक कि जैसा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वैसा ही इंसान अपने करंट रिलेशनशिप को या करंट फ्रेंडशिप को ट्रीट करता है? भाई देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा का स्पेशली जो फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल ट्रॉमाज होते हैं, उनका आदमी की साइकी पे आगे की लाइफ में इम्पैक्ट तो आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आदमी ने उसको किस तरह से लिया है और कितना स्ट्रांगली उसको अपने को कंट्रोल किया है। पर ये डेफिनेट है कि उन सबका चाइल्डहुड चीज़ों का लिंक होता है आदमी की पर्सनैलिटी बनने में और उसके फ्यूचर एक्शन के पे। ये सर मैं एक रिसर्च देख रहा था, उसमें था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो हमारी करंट लाइफ को 57% इफ़ेक्ट करता है। इसको कम करने के क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको फैमिली या तो अपनी बच्चे को चेंजेस में लाएं, या बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसको खुद में ही ऐसे क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए जिससे वो ट्रॉमा से बाहर आ पाए, ट्रॉमा से उभर के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा का परसेंटेज ये होता है। हालांकि एक बच्चे का आगे जाके पर्सनैलिटी किस तरह की बनेगी, उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा चाइल्डहुड ट्रॉमा का, ये सब उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर वो एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में, हेल्दी एनवायरनमेंट में, हेल्दी लोगों के साथ रह रहा है, जहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है, प्लस उसने टाइम पे कुछ काउंसलिंग ली है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो सकता है। सर आप इतने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करें या एक दो ऐसे केसेस आप हमें बताएं जिससे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि कैसा पेशेंट आया, आपने उसको कैसे ट्रीट किया, कैसे गाइड किया, क्या क्या उसका इलाज हुआ, कितने टाइम में वो रिकवर हो पाया। सर देखिए, पेशेंट तो मेरे पास सब तरह के आते हैं, जिसमें कॉमनली, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है। पर इंसान कई बार जब अपने मन की बात खोलना शुरू करता है तो उसकी कहानी काफ़ी पुरानी भी होती है, जो वो उसे समझ नहीं पाता है। जैसे आपने कहा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के पेशेंट भी आते हैं जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होकर बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गए, और वो सिम्टम्स तो डिप्रेशन के लेके आए, पर जब उनका जब असेसमेंट हुआ, उनसे जब डिटेलिंग हुई, तो पता चला कि उसकी रूट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा में है। तो वो चीज़ों को करेक्ट करना, समझाइश करना, काउंसलिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक मनोचिकित्सक के पास, साइकेट्रिस्ट के पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, सारे नशे के रोगी आते हैं। अब नशा भी जो लोग करते हैं वो काफ़ी कुछ परेशानियों से, पीयर प्रेशर से, काफ़ी और चीज़ों की वजह से करते हैं, पर नशे में लिप्त होकर फिर एडिक्ट हो जाते हैं, है ना। इसी तरह एपिलेप्टिक पेशेंट्स भी आते हैं, इसी तरह सीजोफ्रेनिया के भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में पला बढ़ा है, और उसकी फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोग कैसे हैं। तो ये सब मिलके एक आदमी का मेंटल मेकअप तैयार करते हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ तैयार करते हैं। सर आपने स्मोकिंग की बात करी, नशे की बात करी, अल्कोहल की बात करी। सर आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो अडल्ट में, जेनजीज में ये ट्रेंड बन गया है। लोग बाग या तो स्मोकिंग कर रहे हैं दिखावा करने के लिए, या फिर वो एडिक्टेड हो गए, और एडिक्शन के बाद अब उनको समझ आ गया कि अब हमें स्मोकिंग छोड़नी है, पर वो इतना एडिक्टेड हो गए कि वो छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रही है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि आदमी शुरुआत में दिखावे के लिए, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, या अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग फील करने के लिए, मैन फीलिंग लाने के लिए वो सब करता है, और या पीयर प्रेशर में करता है कि भाई मेरे स्मार्ट फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैंने भी करना शुरू किया है। पर धीरे धीरे ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये आदमी को एडिक्ट बना देते हैं। अब एडिक्शन के बाद वो उसकी मजबूरी बन जाती है। अगर वो नहीं लेगा तो उसके विड्रॉल सिम्टम आएंगे, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बॉडी क्रैम्प्स, बॉडी प्रॉब्लम्स, नींद की कमी, वो सब चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए अगेन वही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। आजकल बहुत अच्छी डिटॉक्सीफाइंग दवाइयाँ आने लगी हैं। एल्कोहल को हम कंप्लीट छुड़ाते हैं, टोबैको, नशे के उनको चीज़ों को हम काफ़ी छुड़ाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। तो हॉस्पिटल सेटअप में भी हमने जैसे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, टोबैको सेशन थेरेपी, ये सब चीज़ें हमने चालू कर रखी है। सर एडिक्शन को क्विक करने के लिए आप, स्मोकिंग एडिक्शन जो होती है उसको क्विक करने के लिए एक दो दवाइयाँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ, कुछ दवाइयाँ आती हैं
जैसे एक ब्यूप्रोपियोन करके एक मेडिसिन आती है, पर वो सब चीज़ें आप साइकेट्रिस्ट के कंसल्टेशन में ही लेना उचित रहेगा। मतलब ये इस तरह की दवाई नहीं है कि भाई ये निकोरेट्स की च्युइंगम्स आती हैं, अब लोग कई बार ले लेते हैं, पर वो एक सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, वो जरूरी नहीं कि हर आदमी में सूटेबल हो। तो इस तरह के कई सारे मेडिसिन आती हैं, वो एक सही सलाह से ही लेना सही ठीक रहेगा। अल्कोहल एडिक्शन को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, अल्कोहल एडिक्शन हम लोग बहुत पेशेंट देखते हैं, मैंने हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं, डिफरेंट टाइप के पेशेंट देखे हैं, डिफरेंट सीवियरिटी के देखे हैं। कुछ पेशेंट जब छोड़ते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होकर डिलीरियम ट्रेमर्स में आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट उनका हम देते हैं, हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आदमी थोड़ा मोटिवेटेड है, एक मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है जिसमें बेसिकली छुड़ाने के बाद उसका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और उसको पूरा एजुकेट करना ज़रूरी है कि इससे तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे सोशल सर्कल पे, तुम्हारी अर्निंग पे, तुम्हारी फैमिली पे कितने नुकसान हो रहे हैं। तो ये सब एक मिला जुला रूप है। किसी पेशेंट को अगर अपन ढंग से काउंसलिंग, समझाइश, साइको एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का सर क्या टाइम पीरियड होता है, लाइक क्या टाइम ड्यूरेशन अपन? देखिए, ये डिपेंड करता है, और नॉर्मली हमने देखा है कि 1 से 2 हफ्ते अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, हर एक एडिक्शन की दवाइयाँ आती हैं, तो लगभग 2 से 3 हफ्ते में वो बॉडी से पूरी निकल जाती है और उसके ख़राब सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। पर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर पेशेंट वापस उसी सर्कल में जाते हैं, उसी स्ट्रेस में एक्सपोज होते हैं, तो दोबारा वो एडिक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए उनको प्रॉपर एजुकेट करना, उनको काउंसलिंग करना, उनका मोटिवेशन बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर आपके पास LGBTQ कम्युनिटी से भी लोग आते हैं, उनमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी है, कि सिमिलर प्रॉब्लम्स उनमें देखी है जो एक दूसरी कम्युनिटी से अलग है? भाई देखिए, उसमें मेनली डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो अपने मन की, और एक अजीब तरह की उनको बेचैनी रहती है, और अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं वो लोग, अपने रोल के बारे में, सोसाइटी के रोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनमें डिप्रेशन, डीप सीटेड डिप्रेशन या डीप सीटेड एंग्जाइटी, या जैसा मैंने कहा कि साइकोसोमेटिक सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन चीज़ को असेस करना, प्रॉपर टाइम पे हैंडल करना, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट देना, प्रॉपर उसकी समझाइश, काउंसलिंग करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। सर मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था कि LGBTQ कम्युनिटी में डिप्रेशन, एंजाइटी रेट बहुत ज़्यादा है। यही कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग सुसाइड करते हैं, और LGBT कम्युनिटी का सुसाइड रेशो अगर अपन देखें तो LGBT कम्युनिटी की जो सुसाइड रेशो में एंजाइटी, डिप्रेशन टॉप पर है। देखिए, ऐसा क्यों? वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं, या ये प्रॉब्लम होने के बाद उनमें इस तरह की पर्सनैलिटी में बदलाव आते हैं कि उसमें उनकी स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है, एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। तो उनको भी ट्रीट करना चाहिए, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब जो भगवान ने उनको प्रॉब्लम दी है वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पर अपने को उसका जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो काउंसलिंग से पॉसिबल है। प्री मैरिटल काउंसलिंग और काफ़ी काउंसलिंग की, फैमिली काउंसलिंग अपन बात कर रहे थे, डिवोर्स रेट इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। प्री मैरिटल काउंसलिंग लोग आपके पास लेने आते हैं, आप उन लोगों को या कॉमन लोगों को ऐसा क्या सिम्टम्स आप देखते हैं, या ऐसे क्या सिम्टम्स से आप बचने का इलाज बता सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे अपनी सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, लोगों में ये अवेयरनेस हो रही है कि भाई शादी करने से पहले जिस इंसान के साथ अपन पूरा जीवन बिताना चाहते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। पहले का ज़माना नहीं है कि भाई पेरेंट्स ने हाँ कर दी तो आप उस पूरी ज़िंदगी उसके लिए साथ बनने के लिए मजबूर हो गए। आपकी जिम्मेदारी है और आपकी ड्यूटी भी है कि भाई आप उस इंसान के साथ थोड़ा समय बिताएं, 2-4 बार उसके साथ बाहर जाएं, 2-4 बार उसके साथ बातचीत करें, तो आपको ये फील होगा कि ये इंसान की नेचर क्या है। और आजकल क्या है, लोग बाग इस चीज़ के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं और अपनी नेचर चेंज कई बार नहीं कर पाते हैं। आपको एटलीस्ट ये तो पता लगेगा कि सामने वाला इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना फ्लेक्सिबल है, और ये चीज़ें शादी की स्टेबिलिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा टाइम नहीं है, हर आदमी की एक टॉलरेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट चीज़ें नहीं कर पाता है।
तो अगर सामने वाला इंसान अच्छा फ्लेक्सिबल है, उसकी नेचर आपको समझ में आ गई है, प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये सब चीज़ें खुल के डिस्कस की जाती हैं और आपको किसी के साथ मिलके क्या फीलिंग आ रही है और आप उसके साथ लाइफ लॉन्ग बनने को तैयार हैं क्या, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। और ये मेरा ये मानना है कि प्री वेड शूट से ज़्यादा प्री मैरिटल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स है जो उनमें अपने पार्टनर्स में देखने चाहिए? भाई देखो, कॉमन सेंस की चीज़ें, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी इमोशनल एक्सप्रेशंस, एक समझदारी, एक थोड़ा आपने कोई गलती कर दी गलती से तो उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी, दोनों ही पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ, और एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास, दूसरे के प्रति एक एम्पैथी कि भाई सामने वाला भी मेरा अपना है तो अपन उसके प्रति क्या भाव रखें अपन, रादर देन हर छोटी छोटी चीज़ में उसको ब्लेम करें, उसकी गलतियां निकालें, उसकी कमियां निकालें। उनकी जगह भाई कभी अच्छाई की भी बात कर लो, कभी खुश होकर भी बात कर लो, कभी उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर भी कर दो। इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से समझना, देखना और उसको एग्जीक्यूट करना ही एक प्री मैरिटल काउंसलिंग का पार्ट है। एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है सर, वो आपके हिसाब से क्या है? भाई देखो, हेल्दी रिलेशन ये है कि जहाँ आदमी अपनी मन की भावनाएं एक अच्छे माहौल में एक्सप्रेस कर पाए और सामने वाला उसको समझ पाए और उसके हिसाब से अपना रिएक्शन दे। अब आदमी अगर कभी दुखी है और अपने को कोई अपनी दुखी मन की भावना है और सामने वाला उसको समझ नहीं रहा है या उसको प्रॉपर रिएक्शन दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो एक अच्छे रिलेशन की, अब जैसे अच्छे दोस्तों में देखो, बचपन की दोस्ती होती है, वो लॉन्ग टाइम पूरे टाइम चलती रहती है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी कमियों को इग्नोर करते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी कभी कभी फोकस करते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। भाई हर इंसान में कमियां भी हैं, तारीफ की चीज़ें भी हैं, क्वालिटी भी है। अब ये आपका व्यू है कि आप उसमें क्या देख रहे हो। आप मतलब उसमें 4 कमियां हैं या 4 अच्छाइयां हैं, तो उनमें से क्या चीज़ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्या चीज़ पे नज़र है आपकी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर अगर ये पॉडकास्ट कोई 15 साल का क्यूरियस बच्चा देख रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, 15 साल एक बड़ी क्रूशियल उम्र होती है। उस बच्चे को मैं 2-3 बातें बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया का यूज़, मोबाइल का यूज़ एक मिनिमम रखे अपना। दूसरा, उसका कर्तव्य और उसकी ड्यूटी है कि एक टाइम पढ़ाई करना, जैसे जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं भाई कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा सबसे बिहेवियर अच्छा रखे। एक थोड़ा जो मैंने बताया कि भाई बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपना सिस्टम सेट करे, ये सब चीज़ें उसको समझनी चाहिए और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट लाइफ में आगे आता है। तो एक आप जैसे अच्छी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि भाई कोई इंसान आगे जाके एक जिम्मेदार सिटीजन बनेगा, अच्छी उसकी मेंटल हेल्थ रहनी चाहिए, अच्छे उसके रिलेशंस रहने चाहिए, अच्छी उसकी जॉब रहनी चाहिए। इन सब के लिए क्या है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पढ़ने का टाइम है, उसको भाई एक टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, एक बड़ों का जो एक रीजनेबल रिस्पेक्ट है वो करना चाहिए, एक अपना फिजिकल एक्टिविटी पे, खेल कूद पे भी ध्यान दे। सोशल मीडिया जितना वो कम यूज़ करेगा, मैं फिर कहता हूँ कि मोबाइल का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़ वो जितना कम करेगा, जितना अनुशासित होके, डिसिप्लिन होके करेगा, वो उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। सर जॉइंट फैमिली का जो पहले चलता था कल्चर, हाँ, कितना एक बच्चे की स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में कितना एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आपका कहना सही है। जॉइंट फैमिली पहले के टाइम में थी, अभी भी काफ़ी कई जगहों पे देखी जाती है। जॉइंट फैमिली इन जनरल बहुत अच्छी चीज़ थी, जहां एक दूसरे को सपोर्ट मिलता था। उसमें 1-2 ही प्रॉब्लम्स थी, अगर अपन उन प्रॉब्लम्स को हटा दें। जॉइंट फैमिली में क्या है, जो हेड ऑफ द फैमिली था उसका अगर अनयूजुअल इंटरफेरेंस सब फैमिली मेंबर्स पे रहता है, डे टू डे एक्टिविटी भी टोका टाकी, रोका राकी, आना जाना, हर चीज़ पे अगर कमेंट होते हैं और स्पेशली नेगेटिव कमेंट होते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली की उस पर्पज को और उसके लाभ को और उसके बेनिफिट्स को खत्म कर देता है। तो आज की जो मैंने एक अच्छी फैमिलीज में, जॉइंट फैमिली में देखा है कि लोग एक दूसरे में समझदारी से, मतलब वो जॉइंट भी रह रहे हैं पर थोड़ा सा उनकी प्राइवेट लाइफ भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। तो एक मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली है, उसका हमेशा बहुत अच्छा यूज है। हर इंसान को एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा रहता है। इमरजेंसी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बगल में और फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, इसीलिए आप भी दूसरों के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है और इंडिया में अभी भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने उसको जॉइंट फैमिली को मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि साथ भी रह रहे हैं पर एक दूसरे की प्राइवेसी का पूरा रिस्पेक्ट भी करते हैं।
सर मेरा एक लास्ट सेगमेंट रहने वाला है, आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको फटाफट से सर एक पिक करना है और वो आप क्यों पिक कर रहे हैं आपको वो बताना है सर। टॉक्सिक रिलेशनशिप या लोनलीनेस? देखिए टॉक्सिक दोनों ही वैसे तो गलत है, मैं आपको बता दूं, सेलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट करना। टॉक्सिक रिलेशन अगर है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। लोनलीनेस को तो फिर भी आप बाद में काउंसलिंग से या और चीजों से कवर कर दोगे, पर टॉक्सिक रिलेशन अगर कंटिन्यू है तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्राइंग अलोन या टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट? ऑब्वियसली टॉकिंग टू ए थेरेपिस्ट। अकेले रोने से तो कोई मतलब नहीं है, उसमें एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है। आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, उसको पूरा ट्रीट करेगा और आप में अच्छी फीलिंग भरेगा। इमोशनल पेन या फिर फिजिकल पेन? आई थिंक इमोशनल पेन को बहुत ढंग से लेना चाहिए इंसान को, सेंसिबली। फिजिकल पेन तो ठीक है, आपकी किसी वजह से हुआ है और आप पेन किलर से ठीक हो सकता है, पर इमोशनल पेन इतना आसानी से ठीक नहीं होता। तो इमोशनल पेन को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और अगर दोनों में से चूज करना पड़े तो इमोशनल पेन पे ज्यादा अटेंशन देना है आपको। ओवर एक्टिंग या ओवर रिएक्टिंग? देखिए वो दोनों ही वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ओवर रिएक्टिंग गलत है। काफी मैटर्स में ओवर रिएक्टिंग गलत है। ओवर एक्टिंग फिर भी चल जाएगी, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है ओवर एक्टिंग, पर ओवर रिएक्शन जो है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। एक क्विक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे सर, मेंटल हेल्थ को लेकर, काउंसलिंग को लेकर? एक क्विक मैसेज। एक क्विक मैसेज मेरा ये है कि आप लोग अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करें। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं और आप अपने आप से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नियर एंड डियर एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या एक अच्छे समझदार इंसान के पास जरूर जाएं। मैंने कई बार देखा है कि लोग इतने परेशान होते हैं कि सुसाइड करने का सोच लेते हैं और इम्पल्स में करने भी लगते हैं, पर अगर वो थोड़ी समझदारी दिखा के किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास चले जाएं, तो वो चीज़ वहीं खत्म हो सकती है। क्योंकि बॉडी में, ब्रेन में काफ़ी रिएक्शन इम्पल्सिव होती है। अचानक अपन रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, इम्पल्स में करते हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो मेरा क्विक मैसेज है कि आप अपने आप को अकेला फील नहीं करें और काउंसलर्स का, साइकेट्रिस्ट पे ट्रस्ट करें और आप फ्रीली मिलें उनसे। जैसे बाहर के देशों में होता है, सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, वो फ्रीली मिलते हैं, वो भी एक स्पेशलिटी का इंसान है, वो आपके ब्रेन को डील करता है, आपके ब्रेन के, आपके बिहेवियर के सब चीज़ों को डील करता है। तो आप उससे आराम से अपने मन की बात कहें और उस पर विश्वास करें। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट के लिए, इस हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए। उम्मीद है सर आगे भी आपसे एक और एपिसोड करेंगे। थैंक यू।